बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के हम फार्माकोलॉजी के अपने 4 चैप्टर के सी सेक्शन पे बात कर रहे थे, कल हमने आपके साथ कुछ अपनी डिस्कशंस की थी जिसमें हमने गैस्ट्रिक एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स को डिस्कस किया था। आज हम उसकी कंटिन्यूशन में आगे बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की। मैं आपको स्टार्ट में ये चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास अब टाइम बहुत कम रह चुका है, इसलिए आप अपने रिवीजन्स को ज़रा अच्छी तरीके से परफॉर्म करें ताकि किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन या कोई मसला परेशानी हो तो उसको टाइमली रिज्यूम किया जा सके। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर वन टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस स्टोमिक एसिड एंड रिलीव GERD सिम्टम्स। जैसे हमने कल आपको बताया था, आपके पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है जिसमें आपके पास उसको ट्रीट करने के लिए आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिकेशन यूज़ हो रही हैं। अदर मेडिकेशन दैट कैन ट्रीट एक्सेस स्टोमिक एसिड इंक्लूड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर सच एज फेमोटिडीन, पेप्टिक एसिड और सिमिटिडीन वगैरह। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जब हम बात करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या हैं? इंक्लूड हेविली मार्केटेड एंड देयरफॉर फेमिलियर ब्रांड नेम्स ड्रग लाइक प्रिवेसिड, लेंसोप्राजोल, प्रिलोज, ओमेप्राजोल एंड नेक्सियम इसोमेप्राजोल। ठीक है, दे आर प्रिस्क्राइब्ड टू बोथ प्रिवेंट एंड ट्रीट अल्सर इन द duodenum where most ulcer develop and the stomach। आपके जितने स्टोमिक के मसाइल हैं उनके लिए आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आप मेनली किरदार अदा करते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं गैस्ट्रिक हाइड्रेशन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस। ठीक है, और जिसकी वजह से ये इफेक्ट करते हैं एनेबल्स हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अभी हम बात कर रहे थे GERD, Barrett's esophagus and Zollinger-Ellison syndrome, as well as the eradication of Helicobacter pylori as part of combination regimen। तो इसमें इनके मैकेनिज्म जब हम बात करते हैं, ये इनहिबिट करती हैं पंप को पोटाशियम हाइड्रोजन और पोटाशियम एटीपेज को इन गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स में। पेरिटल सेल्स कौन से होते हैं? एपिथेलियल सेल्स जो सेक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और एज इंट्रिंसिक फैक्टर के तौर पर इनहिबिट करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में और पोटाशियम जो प्रेजेंट है आपके कैनोलिकुलर जिसमें ICL, जिससे ICL के कम्बिनेशन को हम उससे बचा सकते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल इसके मेन आपके जो केमिकल्स हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जब हम बात करते हैं तो इरिवर्सिबली इनहिबिट ऑफ प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन फ्रॉम द पेरिटल सेल्स। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इनके यूसेस के हवाले से, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के हवाले से, इनके एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से, तो आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है अल्सर जो आपका H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो आपका है, उसकी वजह से अगर आपको अल्सर हो रहा है आपकी बॉडी को, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके पास रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस हो रहा है, आपके इसोफेगस में कहीं इन्फेक्शन आ रहा है, तो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ हो सकते हैं। आपका जो अल्सर है जो अनरिस्पॉन्सिव है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें और आपके पास जो ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम है उसके लिए आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपकी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं आपके जितने भी मसाइल हैं आपके मैदे के हवाले से उसके लिए इनको ट्रीट किया जाता है। ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम एक टर्म आपके साथ की गई है। तो ये क्या है? ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग ट्यूमर काज करता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जिसके रिज़ल्ट में पेप्टिक अल्सर आपकी बॉडी जिसका शिकार हो जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आप
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की उसमें उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, कुछ उसके यूजेस भी हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स पे हम बात करते हैं, उसमें आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से हेडिक का फिनोमेना आपके पास हो रहा है, हेडिक डिजीनेस आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपके पास आपका जीआईडी के हवाले से आपके पास बाउल अपसेट हो रहा है आपका, ठीक है, और आपका नौसिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है। स्किन के हवाले से आपके पास स्किन रैशेस हो रहे हैं, ठीक है। सिमिटिडीन काज करता है गायनोकोमेस्टिया, ठीक है, जिसके बदले में आपकी बॉडी एंटी एड्रेजेनिक गति इंक्रीज़ करता है प्रोलैक्टिन लेवल आपकी बॉडी में, ठीक है। अगर इसके इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है और ये लीड करता है टू इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स सो दैट दे एक्यूमुलेट टॉक्सिक लेवल। क्या करते हैं? अकोमुलेट करते हैं किस लेवल पर? टॉक्सिक लेवल पर। तो इस तरह थियोफाइलिन, वारफारिन, फेंटाइन और क्विनिडीन आपका इसमें इफेक्ट आपके साथ आ रहा है। तो जब हम इसकी कंट्राइंडिकेशन पे बात करते हैं, कंट्राइंडिकेटेड किसके साथ है, तो रीनल इम्पेयरमेंट और हेपेटिक फेलियर इसका कंट्राइंडिकेटेड है। तो आपके पास मैलिग्नेंसीज जो जितनी भी हो रही हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, लैक्टिमेशन है, रीनल इंसफिशिएंसी है, तो इन सारे में आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के हैं आपके लिए कंट्राइंडिकेटेड है। तो अगर हम इसकी डोज़ के हवाले से बात करते हैं तो डोज़ में 20 to 40 mg ये नॉर्मल डोज़ है। नॉर्मल हम इसको देख रहे होते हैं कि 20 to 40 mg ओल्ड ओडी वंस अ डे ओरली और आईवी के लिए हम इसको 4 to 8 वीक्स तक इसको हम यूज़ करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओमेप्राजोल की बात कर रहे हैं। अगर हम लेंसोप्राजोल की बात करते हैं तो 30 मिलीग्राम जो है उसको हम ओडी दे रहे होते हैं वंस अ डे, और ओरली अगर हम इसकी ओरली फॉर 4 to 8 वीक्स तक हम इसको ट्रीट करते हैं। इसमें ब्रांड नेम्स में हम जब बात करते हैं, ओमेप्राजोल में आपके पास ओमेगा है, लेंसोप्राजोल में आपके पास ज़ेटोन है, और एसोमेप्राजोल में आपके पास नेक्सियम आपके फेमस ब्रांड आपकी मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं। तो यहाँ तक आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की स्टोरी है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हाइड्रोजन क्रशिंग को किस तरह इनहिबिट करते हैं और किस तरह से आपकी बॉडी में ये अपना किरदार अदा करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के यूजेस, उनकी कंट्राइंडिकेशंस, ठीक है, और उनके आपके पास उनके गैस्ट्रिक एंटी सेक्रेटरी एज अ गैस्ट्रिक एंटी सेक्रेटरी एजेंट के तौर पर उनका जो भी आपका इस्तेमाल है, आपके मैदे की जितनी प्रॉब्लम है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ हैं। फिर उसके बाद उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उसके बाद उनकी कंट्राइंडिकेशन और उनकी डोजेस वन बाय वन हमने उसको देखा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इस हवाले से कि रेडिकेशन थेरापी क्या चीज़ है। रेडिकेशन थेरापी ये ऐसी थेरापी है, रेडिकेशन थेरापी दिस इज़ द थेरापी यूज टू ट्रीट H. pylori एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर। ऐसा पेप्टिक अल्सर जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? एरेडिकेशन थेरापी। वो थेरापी जो इस्तेमाल होती है H. pylori बैक्टीरिया की वजह से होने वाले अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए जो थेरापी इस्तेमाल की जाती है उसको क्या कहते हैं? एरेडिकेशन थेरापी। गोल क्या है इस थेरापी का? द मेन गोल ऑफ दिस थेरापी इज़ टू हील अल्सर एंड एरेडिकेट बैक्टीरिया को एरेडिकेट करना और अल्सर को रिकवर करना, अल्सर ख़त्म करना इस थेरापी का मेन यूज़ है। 2 एंटीबायोटिक्स प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर फॉर 10 to 14 डेज़। 2 एंटीबायोटिक प्लस कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स 14 दिन के लिए जब हम देते हैं तो इस थेरापी का नाम रेडिकेशन थेरापी कहते हैं। रेडिकेशन थेरापी, इसमें सबसे पहले इसके जो 3 वो आपके पास मेथड हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BID देते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ डे, प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BID प्लस अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम BID, ठीक है, ये आपका फर्स्ट उसमें आ रहा है। अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स BID है तो प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BID प्लस मेट्रोनिडाजोल को भी आप दे सकते हैं 400 mg को BID इन पेशेंट्स एलर्जिक विद अमोक्सिसिलिन। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अमोक्सिसिलिन के साथ एलर्जिक हैं। अगर कोई पेशेंट आपका अमोक्सिसिलिन के साथ एलर्जिक है तो उसमें उसके साथ उसको अमोक्सिसिलिन की जगह मेट्रोनिडाजोल हम ट्रीट करते हैं। मेट्रोनिडाजोल उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं। अगर प्रोटॉन पंप अलार्म दे रहे हैं तो फर्दर 4 to 6 वीक के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को अलार्म उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को अलार्म देने के लिए
प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स को अलार्म देने के लिए हम इस थेरापी के बाद 4 to 6 वीक तक हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम एरेडिकेशन थेरापी की बात करते हैं तो ये रिकमेंडेड थेरापी है जो कंसिस्ट करती है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स पे। और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स आर रेनिटीन बिस्मुथ सिट्रेट विद एनी 2 एंटीबायोटिक्स of amoxicillin, क्लोथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिजोल गिवन फॉर 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन के लिए हम इसको देखते हैं। रेडिकेशन फेलियर इज स्टिल सीन इन मोर देन 20% ऑफ पेशेंट। जो रेडिकेशन है, रेडिकेशन फेलियर जो है वो मोर देन 20 पेशेंट में सीन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ इस किस्म का फिनोमिना आ रहा है। तो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एच पाइलोरी रेडिकेशन इज़ द स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरापी using a proton pump inhibitor or ranitidine bismuth citrate combined with erythromycin and amoxicillin or metronidazole। तो ये आपकी रेडिकेशन थेरापी की शॉर्ट सी डिस्कशन थी कि आप रेडिकेशन थेरापी को किस तरह से लेते हैं और इसमें हम किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम रेडिकेशन थेरापी से आगे जब मूव करते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स को, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या है। तो द ड्रग्स यूज फॉर द ड्रग्स यूज टू स्टॉप वोमिटिंग आर नोन एज एंटी एमेटिक ड्रग्स। एमेटिक क्या होता है, एमेसिस क्या होता है, आपके पास एमेसिस की डेफिनेशन ये है कि आप किस जो आपका जिसको हम वोमिट कहते हैं, उल्टी का आना कहते हैं, ये आपके एमेसिस के ज़ुमरे में आता है। आपकी ज़बान में अगर आपको बताया जाए तो गिवन टू सप्रेस नोजिया एंड वोमिटिंग, दिल का ख़राब होना और नोजिया वोमिटिंग का जो फिनोमिना है वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है, आपको एमेसिस की तरफ लेके जाता है। एमेटिक रिस्पॉन्स कौन सा है? एमेटिक रिस्पॉन्स में जब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आफ्टर एक्टिवेटिंग वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगेटा, जो आपका कंट्रोल सेंटर आपके दिमाग में आफ्टर उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद जो आपके रिफ्लेक्स आ रहे हैं, कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। सेवरल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इन्वॉल्व इन एमेटिक रिस्पॉन्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो एमेटिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें आपके पास सीरोटोनिन, ठीक है, और आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और आपके पास सब्सटेंस पी, और आपके पास न्यूट्रोकाइनिन और डोपामीन, एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन आपके पास इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो मैनी एंटी एमेटिक इंटरेक्ट विद वन और मोर ऑफ द रिसेप्टर, काफ़ी सारे दूसरे एंटी एमेटिक्स भी हैं जो इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके इसके साथ। तो जब हम एंटी एमेटिक्स पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे, तो एंटीकोलिनर्जिक्स अगर आपको ब्रीफ सा इसका में बताया जाए, एंटीकोलिनर्जिक्स में आपके पास हायोसिन आपके पास डाईसाइक्लोमीन, हायोसिन डाईसाइक्लोमीन, और H1 एंटीहिस्टामिनिक आपके पास प्रोमेथाजीन, और आपके पास डाइफिनहाइड्रामीन, आपके पास साइक्लिजीन, आपके पास मैक्लोजीन और सिनर्जीन आपके पास में इंक्लूड किए जा रहे हैं। न्यूरोलेप्टिक्स में जब हम बात करते हैं तो आपके पास क्लोरप्रोमाजीन और आपके पास प्रोक्लोरजीन आपके इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, और हेलोपेरिडोल आपका मेन इसमें इंक्लूड है। प्रोकाइनेट में जब बात करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, और आपके पास सिसाप्राइड आपके मेनली एंटीमेटिक एजेंट्स हैं। और अगर आप H2 एंटागोनिस्ट पे बात करते हैं, ओडेंसलन, आपके पास गैनिस्ट्रोन और आपके पास डोलासिट्रोन आपके इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एडजुवेंट एंटीमेटिक्स में, तो इसके पास में आपके पास मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बेंजोडायज़ेपिन और आपके पास कैनाबानॉइड्स आपका मेन इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो बेसिकली आपके नोट्सों के हवाले से जब हम इसको देखते हैं तो आपके पास सेंट्रल एंटी एमेटिक, सीडेटिव हिप्नोटिक्स, बारबिचुरेट्स प्लस बेंजोडायज़ेपिन्स की बात कर रहे हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले सेंट्रल एंटीमेटिक आ गया, जिसमें आपके पास बारबिचुरेट्स प्लस बेंजोडायज़ेपिन्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। सेकेंडली क्या है, डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके पास डोपिरिडोल और हेलोपेरिडोल आपके पास इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और थर्ड वन क्या है आपके पास, कैनाबिनॉइड्स आपके पास इसका मेन इफेक्ट इसके कैनाबिनॉइड्स में आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल एंटी एमेटिक में, सबसे पहले आपके पास सीडेटिव हिप्नोटिक्स की बात हो रही है, बारबिचुरेट्स उसमें आपके पास आ रहे हैं, और आपके पास डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके पास हेलोपेरिडोल, और आपके पास कैनाबिनॉइड्स में नेबिलोन आपका केमिकल एजेंट्स इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इस तरह पेरिफेरल एंटीमेटिक में आपके पास डिमल्सेंट
एब्जॉर्बेंट्स और आपके पास गैस्ट्रिक म्यूकोसल गैस्ट्रिक आपके पास इंक्लूड किए जा रहे हैं। डिमेल्सेंट में आपके पास गम अकेशिया, गम ट्रागाकिंथ और एब्जॉर्बेंट्स में आपके पास कैओलिन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके कंक्लूड हैं। तो क्लोरिटोन के में आपके पास गैस्ट्रिक म्यूकोसल में आपके पास क्लोरिटोन इंक्लूड किया जा रहा है। थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन में आपके पास D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात जब हम करते हैं तो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड में आपके पास मेटोक्लोप्रामाइड और फिनोथायाजीन आपका मेन केमिकल है। फिनोथायाजीन में आपके पास साल्ट्स में क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमिथाजाइन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। जब हम 5H3 सेरोटोनिन रिसेप्टर पे जब बात करते हैं उसमें मेनली ब्लॉकर पे जब हम बात करते हैं तो डोलासीट्रॉन इसका मेन ब्लॉकर है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे हम बात करते हैं साइक्लिजीन, मैक्लिजीन और डाइमेन हाइड्रेनेट इसका मेन केमिकल एजेंट्स हैं। तो डाइफिनहाइड्रेमीन में आपके पास एंटी मस्किनिक ड्रग्स जो है उसके पास स्कोपोलामाइन और एट्रोपिन आपका इसमें कंक्लूड किया जा रहा है एंटी मस्किनिक ड्रग्स के हवाले से। तो यहाँ तक ये जो आपकी हमारी डिस्कशन थी हमने इसको अपने 3 हिस्सों में मेनली डिवाइड कर दिया। सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीमिटिक ड्रग्स, ठीक है, पेरिफेरल एंटीमिटिक ड्रग्स और सेंट्रल एंटीमिटिक ड्रग्स। सेंट्रल में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे बात की, फिर हमने क्या किया, हमने डोपामिन पे बात की और हमने कैनाबिनॉइड्स इसमें हमने इंक्लूड किए। सेकेंडली हमने उसको पेरिफेरल एंटीमिटिक्स में शामिल किया। तो पेरिफेरल एंटीमिटिक्स में जब बात की उसमें हमारे पास डिमल्सेंट, एब्जॉर्बेंट्स और गैस्ट्रिक म्यूकोसल आपके पास शामिल हो गए। तो जब हमने सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीमिटिक्स में बात की तो सबसे पहले D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे बात की, ठीक है। उसके बाद हमने 5H3 सेरोटोनिन रिसेप्टर पे बात की, ठीक है। इसके साथ हमने जब D2 रिसेप्टर बात की सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड के साथ हमने फिनोथायाजीन की बात की। जब हमने 5H3 रिसेप्टर सेरोटोनिन रिसेप्टर पे बात की उसमें हमने आपके साथ H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंटी मस्किनिक ड्रग्स को कंक्लूड किया। तो यहाँ ये हमारा इसकी क्लासिफिकेशन थी कि किस तरह से हमने एंटीमिटिक ड्रग्स को इंक्लूड किया। तो इसके इंट्रैक्शंस भी हैं, इसके इफेक्ट्स भी हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन पे जब हम बात करते हैं तो ये इफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। अगर आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज हो रही है तो इफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन, लाइक डिजॉक्सन एंड कैटेकोनाजोल, कैटोकोनाजोल और डिजॉक्सन को जब ये डिक्रीज़ करता है गैस्ट्रिक एसिडिटी, डिजॉक्सन और कैटोकोनाजोल, तो ये इसमें ज़ुमरे में क्या करता है, इफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को। मेप्राजोल कैन इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ कोमाडीन, वारफेन, डायज़ेपिन और फेनेटोइन और एपिप्राजोल एंड हैव नो सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन, या कोई इंट्रैक्शन नहीं है। तो इसमें हमारे पास ये इसका एंटीमिटिक ड्रग्स का एंटीमिटिक ड्रग्स की कंक्लूजन और उसका एंटीमिटिक ड्रग्स का प्रेजेंस और एंटीमिटिक ड्रग्स के एडवांटेजेस और एंटीमिटिक ड्रग्स के इंट्रैक्शंस हमारे पास इंक्लूड किए जा रहे हैं। उसमें हमारे पास मेनली मेटोक्लोप्रामाइड ही है जिसका हम उसमें देख सकते हैं कि किस तरह सेंट्रल एंटीमिटिक ड्रग है और ये किस तरह D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसमें आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्स पोटेंशिएट हो सकते हैं। उसमें हमने इनके यूजेस, हमने इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और इनकी GIT पे इफ़ेक्ट इसको हम इसमें इस तरह जुमले में दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जो आपके पास हैं इसमें हम उनको काउंट कर सकते हैं कि किस तरह हम उनको ट्रीट करते हैं। हमने डायरिया और लेग्जिटिव प्रोग्रेटिव के हवाले से एंटी कंजेस्टिव कॉन्स्टिपेशन के हवाले से उनकी क्लासिफिकेशन और किस तरह से कौन कौन सा उसमें और बल्क लिग्जेक्टिव और स्लाइन प्रोग्रेटिव की जो मेन आपकी उसमें आ रही हैं कंक्लूजन, उसमें हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का जो सेशन था, अगर मैं उसको जस्ट समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो हमारी समरी में हम उसको यूँ कह सकते हैं कि हमने गैस्ट्रिक एंटीसेक्रेटरी ड्रग्स में हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थे, ठीक है। उसमें हमने पास अब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे बात की हमने प्रीवियसली, ठीक है। हमने फिर उनके यूजेस पे बताया आपको, ठीक है। यूजेस के साथ हमने आपको उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, GIT पे, लिवर एंडोक्राइन सिस्टम पे और मेल फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम पे
बात की, उसके प्रिकॉशंस पे हमने इसको डिस्कस किया। यूजेस के हवाले से हमने आपको बताया ड्यूरोनल अल्सर, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस और आपका ज़ुलेंजर एलिसन सिंड्रोम, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ गैस्ट्रिक रीजन, और इसके पास हमने रेनल फेलियर पे बात की। ठीक है, तो इसको हमने आगे बढ़ाते हुए इसके हमने डोसेज पे बात की। हमने आपको कल बताया था कि आपके पास 400 mg, 200 mg और 400 mg में आपके पास मतलब सिमेट्रिलिन की डोजेस और कॉन्सेंट्रेशन आपके पास अवेलेबल होंगे। एनेंटिलिन के आपके बारे में 150 mg और फेमेट्रिलिन को हमने 20 और 40 mg की कंसेंट्रेशन में आपको बताया था। मार्केट के हवाले से टेगामिट, जेंटिक और फेमेट जो आपके पास इजीली अवेलेबल ब्रांड्स हैं। तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स के हवाले से जब हमने आपको बताया तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर इनहिबिट कर देते हैं पम्प्स को, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज का जो पम्प है पेट्रोल सेल्स में, जो जिसमें एक्सचेंज जो होता है हाइड्रोजन पोटेशियम का वो लिमिट हो, जिसमें आपके HCl की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाए। उसकी जब हम यूजेस पे बात करते हैं तो ज़ुलेंजर एलिसन सिंड्रोम और अल्सर ड्यू टू H. पाइलोरी और GERD आपके यूज में इंक्लूड हो रहा है। हमने इनके एडवर्स इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GIT और स्किन के हवाले से आपसे डिस्कस किए, और इनकी कंट्राइंडिकेशन में मेलिग्नेंसी, प्रेगनेंसी और इनर इन्फ्लुएंस आपका मेनली इनकी कंट्राइंडिकेटेड है, उस दौरान हम इनको नहीं यूज़ कर सकते। जब हम डोज पे बात की, मेप्राजोल 20 to 40 और आपके पास लेंसोप्राजोल जो आपके पास 30 की रेंज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने आपके साथ एरेडिकेशन थेरापी की बात की। एरेडिकेशन थेरापी क्या चीज़ है? ये वो थेरापी है जिसको हम यूज़ करते हैं कब? जब हमने H. पाइलोरी एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को ट्रीट करना है, उसमें हम 2 एंटीबायोटिक्स 7 प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स को ऐड करके हम यूज़ करते हैं। समटाइम हमें मेट्रोनिडाज़ोल को ऐड करना पड़ता है, किसकी वजह से कोई पेशेंट एमॉक्सिसिलिन के साथ एलर्जिक है तो उसको हम मेट्रोनिडाज़ोल एडमिनिस्टर करवाएंगे। तो उस थेरापी का में हम ये है कि अलान में आप 4 to 6 वीक के लिए आप ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये जो थेरापी है ये 10 to 14 डेज़ के लिए आप इसमें करते हैं। इस तरह हमने एंटीएमेटिक ड्रग्स पे आपके साथ बात की। तो एंटीएमेटिक ड्रग्स जो हैं इसमें हमने आपको इसकी फ़ायदियत के हवाले से, इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से सेंट्रल एंटीएमेटिक ड्रग्स, पेरिफेरल एंटीएमेटिक ड्रग्स और सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीएमेटिक ड्रग्स को हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड, कल हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, इसका मैकेनिज्म एक्शन और इसके यूजेस पे बात करेंगे। जैसे मैं आपके साथ स्टार्ट में बात कर रहा था कि हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा कि हमारे पास अब टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, हमने अपने देखिए बच्चे, ये आप स्पेशली फार्माकोलॉजी के हवाले से कि तो ये सिलेबस आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, हमने इसको आपको मेगा टेस्ट से पहले आपको एक शॉर्ट रिवीजन भी करवाया था, अब हम दोबारा इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टच रखें और इसको आप कवर करें ताकि इस टाइम को आप कीमती बनाएं, क्योंकि जो ही आपकी फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट होगी तो उसके बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग तो फ्री रहे ना घर पर, आपकी काउंसिल तो फ्री नहीं बैठी रही ना, उन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखी हुई है। ठीक है, वो लोग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो लिहाजा आप भी कोशिश करें कि आप रेडी रहें। आपको भी किसी के उस परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने सिलेबस को, अपनी चीज़ों को टच रखें, अपनी चीज़ों को के साथ उनको रिवाइज़ करते रहें, ताकि ये कि कहीं कन्फ्यूजन हो आप रब्ता करें। किसी वक्त आप टेलीफोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछें, आप क्वेश्चन करें। ठीक है, जिससे ये कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो, इस टाइम का आपको फ़ायदा हो, इस एक्टिविटी का आपको फ़ायदा पहुँचे। खुदा न खास्ता अगर आप में से कोई बंदा स्लिप हो जाता है या कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता तो ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ होगी। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेहनत करेंगे और आप लोग इससे लेक्चर से, इस वक्त से, इस डिस्कशन से फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता आप फ़ायदा हासिल नहीं करते, आप नहीं दिखते, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? नुकसान तो आप लोगों का है। देखें, आपने फ़ीस पे की, आपने टाइम लगाया, एट दी एंड आपको ऑनलाइन क्लासेस का इजरा करवाया गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ उससे बेनिफिट हासिल ना कर सकें, तो ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी वाली बात है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप इन अल्फाज की कदर करेंगे और आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।